ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ स्टोन अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रिल इन द वर्टिकल सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम व्हेन। देखो भाई, ये तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। हमने कहा कि देखो ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर से हमारे पास ये लोवेस्ट पोजीशन होगा, तो लोवेस्ट पोजीशन पे जो हमारे पास टेंशन होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो लोवेस्ट पोजीशन पर मैक्सिमम टी मैक्स होता है। अब हमने कह दिया यहाँ पर वेट, हमारे पास वेट भी इधर ही नीचे काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारे पास काम करता है। तो स्ट्रिंग इज वर्टिकल विद द स्टोन एट द लोवेस्ट पोजीशन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। अब हमसे कह दिया कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन अलोंग अ स्मूथ ट्रैक फ्रॉम P एज शोन इन द फिगर, देन द वेलोसिटी एट R विल बी। अब हमने कह दिया कि देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी है और यहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी रहेगी। इसके पास एनर्जी, हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कह दिया कि mgh, h कितना यहाँ पर 12, मैं h इसलिए लिख रहा हूँ 12 क्योंकि हमें mgh यहाँ पर भी लिखना होगा। ये अब घटेगा बढ़ेगा घटेगा, फिर यहाँ पर घट बढ़ करके हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हाफ mv² और प्लस mg इंटू 7, h अब 7 हो गया। m से m हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा 5g, उधर देखो 12g है, उधर 7g इधर आएगा तो माइनस हो गया 1/2v²। तो v² इज टू हो गया 2 इंटू, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 10 इंटू g, 10 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10 इंटू 10, तो v² इज टू 10 इंटू 10, तो v इज टू 10 मीटर पर सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें। अब हमने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ, देखो टेंशन हमें दिया हुआ है, टेंशन मतलब फोर्स, इन द लोड लिफ्टिंग केबल रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास पावर पूछा है, द पावर इज टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, द रेट ऑफ वर्क डन। तो फोर्स हमारे पास कितना है 4500 गुणे वेलोसिटी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 9000, यानी 9000 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9 किलोवाट। किलो क्यों, 10⁻³ है उसको किलोवाट, तो किलो हार्स पावर नहीं रखिएगा, मतलब हार्स पावर अलग हो जाएगा और हमारे पास किलोवाट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेक्शन बी स्टार्ट हो गया और सेक्शन बी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास इतना दिया है, मास 4 इंटू, ये दिया है 4 इंटू 10⁴। तो हमसे ये कह रहा है कि कोई एक हमारे पास मास इतना केजी का लिफ्ट है, ब्लास्ट अपवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सिलरेशन, इनिशियल एक्सिलरेशन भी दिया है, यानी a इज टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है कि इनिशियल थ्रस्ट कितना होगा, तो F थ्रस्ट का मतलब हो जाएगा मास इंटू जी इफेक्टिव, यानी A इफेक्टिव हम लोग कह सकते हैं M इंटू A इफेक्टिव। तो हमने कह दिया कि इफेक्टिव का मतलब हमारे पास जो टोटल होगा M इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वेट की तरह हम लोग अगर काम कहें तो हम लोग लिख सकते हैं G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव कितना होगा M इंटू A प्लस G, और A हमारे पास M कितना है 4 इंटू 10⁴ इंटू A कितना है 5 प्लस ये 10 यानी 15, तो 15 इंटू 4, 15 4 जा 60, यानी 6 इंटू 10⁻⁴ है तो 60 है, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा 10⁵। एक जीरो हम लोग पावर में ले लेंगे तो फोर्स जो हमारे पास थ्रस्ट आ जाएगा वो F थ्रस्ट की अगर बात करें तो 6 इंटू 10⁵ हमारे पास न्यूटन का थ्रस्ट लगेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ए डायनामोमीटर D इज कनेक्टेड विद द 2 बॉडीज ऑफ द मास इतना एंड इतना केजी, इफ द 2 फोर्सेज F इज टू इतना न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन द मासेज। अब देखो इस पर और इस पर हमारे पास वो किया गया है, देन द रीडिंग ऑफ द डायनामोमीटर, डायनामोमीटर मतलब एक रीडिंग है, यहाँ पर एक रीडिंग लेने वाला हमारे पास कोई वो है, तो इस पे बताओ इस पे कितना नेट फोर्स कितना लग रहा है, F नेट इज टू हो जाएगा 20 - 10 इज टू 10 न्यूटन, और F नेट इज टू द मास इंटू एक्सिलरेशन, तो मास है हमारे पास एक 6 + 4 इंटू A इज टू 10, तो A इज टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमसे इसका रीडिंग पूछेगा तो जो इसमें टेंशन होगा वही रीडिंग देगा, तो हमने कह दिया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, 20 इधर फोर्स काम कर रहा है इस पर
और इधर टेंशन टी काम कर रहा है, और ये कितना है कैपिटल एम जो दिया है 6 kg का दिया है, और एक्सीलरेशन कितना है ए 1 मीटर पर सेकेंड का है। तो हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो अब बताइए हम लोग कहें कि 20 माइनस टी इज टू 6 इंटू 1, तो टी इज टू आ जाएगा 20 माइनस 6 यानी 14, यानी टी इज टू 14 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 2 masses 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible string as shown in the figure. The whole system is going upward with the acceleration. ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। Then the tension, तो हम लोग किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सबसे नीचे वाले का बनाना पड़ेगा 3 kg। 3 kg का बनाएंगे तो इस पर 3g नीचे काम करेगा, g का वैल्यू 10 दिया है यानी 30 हो जाएगा, ऊपर हो गया हमारे पास T2 और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो t माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3a। a कितना दिया है बेटा 2, तो हमें कह दिया 6 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल्स टू 36। t कौन सा है ये T2 है, तो T2 36 न्यूटन, ठीक है T2 36 न्यूटन। तो T2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 ऑप्शन में है 36। अब हमने कह दिया कि T1 निकालना पड़ेगा, तो हम लोग T1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो T1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया T1 कह रहा है 5 kg का, तो हमारे पास ये 5 kg एक वेट नीचे काम करेगा, कितना हो जाएगा 50, और एक टेंशन T1 भी काम करेगा। तो हमने कह दिया ऊपर के एक्सेलरेशन A है, तो T1 माइनस ये T2 है, T2, तो T1 माइनस T2 माइनस 50 इज इक्वल्स टू इसका मास 5 है, तो हम लोग लिखेंगे भैया, इसको हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, ये T2 भी हमें मालूम है, यानी T1 इज इक्वल्स टू ये 10 हो गया 60, और T2 है 36 प्लस 50 प्लस 10 यानी 96, 50 10 60 60 और 30 90 और 6 96, यानी हमारे पास 96 इंटू 36, ठीक है। तो ये बात, अच्छा वैसे भी देखो इससे हम लोग केवल ऐसे बिना इसको देखे हम लोग आंसर लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे साहब, हमने कहा कि देखिए 36 और 36, हम जानते हैं कि यहाँ पर टेंशन तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये ऊपर वाला लोड है, तो 36 दोनों बराबर नहीं होगा, तो दोनों में केवल एक कैलकुलेट कर लिए थे। तो हम लोगों को वैसे भी केवल हम लोगों को बिना सॉल्व करने भी, क्योंकि 2 ही ऑप्शन दिया है, तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते थे, लेकिन खैर सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं तो अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। A uniform sphere of the weight W and radius 3m is being held by a string of length 5 meter attached to the frictionless wall as shown in the figure. The tension in the string will be, देखो भैया ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम क्या हम लोग यहीं पे बना ही लेते हैं। इसी में हमने कह दिया कि ये हमसे जो लेंथ दिया है वो कितना कह रहा है 5 मीटर कह रहा है, ये 3 मीटर कह रहा है, तो ये 37 हो जाएगा, 37 होगा कि 60 हो जाएगा, सॉरी, हमसे ये कह रहा है अटैच्ड रेडियस 3 है और ये 5 यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो ये एंगल हम लोगों को चाहिए। तो हमने कह दिया कि ये एंगल जो होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 यानी 60 हो जाएगा ना, ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री, सॉरी 60 कह रहा हूँ, 53 डिग्री। तो अब हम लोग कहेंगे देखो टेंशन जो T होगा, ये टेंशन T इधर काम कर रहा है, तो इसका हम लोग 2 कंपोनेंट करेंगे। एक T यहाँ से एंगल जो हमारे पास है वो कितना है 53 डिग्री है, तो 50 डिग्री होगा तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा T cos T sin 53, T sin 53 और 35 लिख के 53, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया T cos 53, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ये हमने कह दिया कि R है और वेट इधर काम कर रहा है W। तो अब हमने कहा कि क्या चाहिए हमको, निकालना क्या है भाई, तो निकालना हम लोगों को ये है कि भैया इसका टेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम लोग कहेंगे पहले तो T sin 53 इज इक्वल्स टू W, और 53 साइन में हमारे पास जो वैल्यू होता है वो होता है 4/5 इज इक्वल्स टू W, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 5W/4, 5W/4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने किया है, देखो बेटा कुछ अलग से नहीं किया है, इसको अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी अलग से नहीं किया हमने। इसमें अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ये टेंशन T इधर काम करेगा, ये एंगल हमें बताना है, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है, तो 3 और 5 अगर दिया है तो ये cos 53 होगा,
देखो कैसे, अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा एंगल 3 और 4 के बाद में हम लोग करना होता है बीच में, तो 53 होगा 4 के सामने का, और 3 के सामने का होता है 37। तो हम लोग इस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक 40 जो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ये बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल न्यूटन जो फोर्स लगाया है 12 न्यूटन का लगाया है, तो इसमें जो वेट होगा वो मोशन प्रोड्यूस करेगा, और ये 12 न्यूटन का रिएक्शन इधर से कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। तो हमने कह दिया कि एफ लिमिटिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा म्यू इंटू 12। तो भैया म्यू कितना दिया है, फ्रिक्शन फोर्स दिया है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। और इसका जो हमारे पास वेट है W जो हमारे पास है वो mg इक्वल्स टू कितना है भैया 1/2 गुणे 10, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो क्या ये मोशन करेगा, इधर हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और FL जो है मैक्सिमम वो 6 न्यूटन का है, तो FL मैक्सिमम है, तो ये मोशन द ब्लॉक विल नॉट मूव एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। अब देखो एक फोर्स हमारे पास FL का है, और यहाँ पर ये कितना है 5 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स तो ये लिमिटिंग है, तो जो फ्रिक्शन स्टैटिक काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन। तो कांटेक्ट फोर्स में 12 और 5 यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी हमारे पास हो गया 13। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg is dragged with the just enough force to start moving on the rough surface with coefficient of static and kinetic friction respectively. On applying the same force, what will be the acceleration? तो देखो भैया, अगर हम लोग कहें कि ये अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो अगर हमारे पास जब मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। तो हमने कह दिया कि F इक्वल्स टू जो काम कर रहा है ना म्यू स्टैटिक इंटू mg काम कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है वो म्यू के इंटू mg काम कर रहा है। तो F नेट कितना होगा, हमने कहा कि F नेट जो होगा वो हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू F माइनस F, ये फोर्स है और ये इसको काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कर सकते हैं F के। तो ये आ जाएगा हमारे पास mg म्यू s माइनस म्यू के, और F नेट इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है। तो mg म्यू s 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई क्या भी, तो हमने कह दिया कि m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.8 वैल्यू दिया गया, 9.8 इंटू 0.1 यानी 0.98, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास 0.98 एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें बच्चा लोग, इफ द स्पीड एंड रेडियस बोथ आर द ट्रिपल फॉर द मूविंग बॉडी द सर्कुलर पाथ, ट्रिपल फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, देन द न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। तो हमें से रेडियस स्पीड कह रहा, तो v स्क्वायर mv² अपॉन r की बात करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल कर दिया गया है, तो m इंटू थ्री वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे यार हम लोग कह रहे हैं कि ये v डैश निकालना है, तो हम इसमें क्यों वैल्यू रखेंगे। हम लोगों ने कह दिया कि f डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, f डैश इज इक्वल्स टू m इंटू 9v² अपॉन 3r, तो ये हो जाएगा 3, यानी हमारे पास हो गया 3mv² अपॉन r, यानी हो गया f डैश इज इक्वल्स टू 3f। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय द रोप ऑफ 2 kg मास। तो हम लोग कहेंगे एफ नेट कितना काम कर रहा है, पहले तो ये निकालो 60 न्यूटन, मास टोटल कितना है 4, 6 और 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 इंटू ए इक्वल्स टू 60, तो ए इक्वल्स टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि ए पर टी ए हम लोग जानते हैं ए इंटू बाद का मास, एक्सिलरेशन इंटू 2 + 4,
तो हमारे पास कितना हो गया 5 गुणे 6, तो 6 5 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, देखो पहला ऑप्शन 30 यही है, बाकी उसके बाद तो कोई है ही नहीं। तो 60 60 60 तो बराबर गलत है, 20 30 50 ये भी गड़बड़ है, तो पहला ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। टीबी कितना हो जाएगा, ए कितना दिया है भैया, ए है हमारे पास 5, बाद का मास कितना है 1 kg एंड 4 kg, तो 1 + 4 यानी कितना हो जाएगा 5 5 25 25 न्यूटन। और टी सी इज टू यहाँ पर है तो 4 इंटू में 4 सॉरी 5 है ना, हमारे पास एक्सीलरेशन 5 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 20। देखो बेटा सॉल्व करने का तरीका है, जो भी कनेक्टिंग बॉडीज़ की बात करेंगे उसके बाद वाले मास से अगर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टेंशन वहाँ पर आ जाएगा, जितना भी टेंशन लगना हो। तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा आप लोग, काम करेगा। बाकी जो लॉन्ग मेथड है वो मैं पहले वाले क्वेश्चंस में बता ही चुका हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन द वर्टिकल सर्कल by the massless string of radius r. The speed of the particle at the highest point is v. Then अब हमने कहा कि देखो हम लोग कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास है द स्पीड, अगर हमारे पास मास छोटा नहीं होगा तो वहाँ पर स्पीड नहीं होगा। अब हमने कह दिया कि देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ना, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पर है तो mv²/r ऊपर काम करेगा और mg हमारे पास किधर काम करेगा, नीचे, और यही टेंशन हमारे पास प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास टेंशन जो होगा, हमने कह दिया कि ये देखो ये ऊपर की उधर की तरफ खींच रहा है ना, तो टेंशन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। टेंशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा, यानी हमारे पास T = हो जाएगा mv²r - mg। तो हमारे पास जो होना चाहिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए T नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो होने का मतलब होना चाहिए जो कि T जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, यानी इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो होगी। तो हम लोग इसको इधर ले आए तो mg मस्ट बी लेस देन, mg मस्ट बी लेस देन, इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी तभी तो mv²/r, यानी हमारे पास mg जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तभी हमारे पास वो पूरा मोशन कर पाएगा, नहीं तो मोशन नहीं हो पाएगा। पूरा मोशन अगर करना हो तो mg = लेस देन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई 45 नंबर, अ फोर्स इतना एक्ट्स ऑन द 5 kg बॉडी, द बॉडी पोजीशन इज इक्वल टू इतना मीटर, ट्रेवलिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अंटिल इट इज एट पोजीशन इतना मीटर, एज्यूमिंग नो अदर फोर्स डज वर्क ऑन द बॉडी, द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी इज। देखो भैया हमसे कह रहा है फोर्स इतना न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इतना, एंड द बॉडी पोजीशन इज एट इतना मीटर एंड इट ट्रेवलिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी दिया है, एंड द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अंटिल इट इज एट द पोजीशन इतना, एज्यूमिंग देयर इज नो अदर वर्क ऑन द बॉडी। तो वर्क हमारे पास क्या होता है भैया, फोर्स इनटू ट्रेवलिंग विद द स्पीड बॉडी, मतलब इसके पास हमारे पास इनिशियल भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी। हम लोग एक फार्मूला बात हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कह दिया कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg, द बॉडी इज एट पोजीशन इतना एंड ट्रेवलिंग इतना मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास हमारे पास पहले तो हम लोग कहें कि वर्क डन निकालना है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन द बॉडी, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी इज द फाइनल स्पीड। तो हम लोग कहते हैं कि इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमने कहते हैं हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी r वेक्टर हम लोग ये कहें f इंटू आर वेक्टर जो पोजीशन होगा हमारे पास, या डी डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट बताइए हमारे पास पहले कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बच्चा लोग, वो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फाइनल यानी i - 5j, i + 5j माइनस में 2i - 3j। तो हम लोग कहें कि हो जाएगा -i और माइनस माइनस प्लस यानी 8j।
तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें करना होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, W इज टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 3I माइनस 1.5J डॉट माइनस I कैप प्लस 8J। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग बताइए, ये आ जाएगा -3 और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 15 में अगर हम लोग 8 का अगर 2 तो हो जाएगा हमारे पास 3 और 15 12 हो जाएगा हमारे पास -15 यानी -15 जूल हो गया। अब बताइए ये हमारे पास वर्क डन आ गया, मास हमें दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को इसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है भाई, हमने कहा कि देखो वर्क डन इज टू वैल्यू पुट करेंगे बस केवल और केवल, तो ये हो जाएगा ½ mv²। फाइनल हमें निकालना है 1/2 m से हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं, 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड कर दो, तो हमने कह दिया कि -15 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 3। हमने कहा कि ठीक है भाई, तो v फाइनल माइनस हमारे पास v इनिशियल कितना है 4 यानी 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, तो v फाइनल स्क्वायर इज टू हो जाएगा 10, तो v फाइनल इज टू हो गया √10 यानी ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा लेंदी है लेकिन फिर भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। A particle moving in a straight line with the retardation proportional to the displacement। तो हमारे पास रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू, तो यानी फोर्स इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ले लो। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू CX, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा mcx। अब हमने कह दिया कि इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx का स्क्वायर, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे dw से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स हमारे पास क्या है mcx इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब ये बताओ हम लोग पास ये प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेशन, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा x² आएगा mc/x², तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, x² के, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया है असर्शन रीजनिंग का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। भाई ये इंटरनल फोर्स तो हमारे पास चेंज हो सकता है ना, देखो हम लोग किसी पत्थर को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो ऊपर की तरफ अगर फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी घटता जाएगा, ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी घट रहा है तो इस पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो इंटरनली मतलब है एक्सटर्नल फोर्स बिना अप्लाई हुए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये तो सही है। इफ एक्सटर्नल फोर्स आर absent देन द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग जानते हैं, तो क्या लिखेगा, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन एट अ रेट ऑफ 100 kg/s फ्रॉम ए सर्टेन स्प्रिंग, the height of the spring be 100 meter, the power transfer to the turbine will be। हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, स्प्रिंग मतलब झरना होता है, और हम लोग ये कहें कि देखिए भाई वर्क डन, पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं mgh अपॉन टाइम। mgh मतलब हमसे कह रहा है फॉलिंग kg पर रेट हमें दिया है, मतलब मास अपॉन टाइम हमें दिया है 100 इंटू जी डेन, और हाइट कितना दिया है 100 मीटर, तो हमारे पास आ गया कितना हो जाएगा 100, ये 10⁻³ वाट, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 किलोवाट, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन, और ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें,
हाँ, a body is tied one end of the light extensible string and moving in a vertical circle, the other end of the string being fixed at the center. Then at all instant in the absence of air resistance. अब देखिए भाई हमसे क्या कह रहा है, एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. अब ये बताइए इसमें एक एक्सिलरेशन तो जी नीचे काम करेगा और एक एक्सिलरेशन सेंटर पर. तो मान लो जैसे यहाँ पर है तो ये इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, तो एक्सिलरेशन सेंटर पर नहीं काम करेगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी अर्थ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट. कोई और देने वाला ही नहीं है. जब एक बार ये मोशन कर रहा है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगा, यानी ये सही है. टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेंस कांस्टेंट. नहीं, टेंशन अगर स्ट्रिंग में अगर कांस्टेंट होगा तो फिर हर जगह एक ही जैसा घूमेगा, ऐसा भी ये नहीं है. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें भैया. Next question, and a ball of mass 1 kg is released from the tower of Pisa. The kinetic energy generated in it after falling through the 10 meter. देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और mgh होगा. तो हमसे कह रहा है कि मास 1 है, g 10 है और हमसे क्या कह रहा है, थ्रो द 10 मीटर यानी 10, यानी कितना हो जाएगा 100. देखो g इन्होंने यहाँ पर लिया है, जी का वैल्यू 9.8 लिया है. क्यों 9.8 लिया भैया, हम लोग उस 9.10 जूल भी तो है. अगर 9.8 और 10 जूल तो हम लोग को नहीं, हम लोग को ही लिख सकते हैं 9.8. तो ये हो जाएगा कितना 98 जूल. यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारे पास, काइनेटिक यानी फोर्थ, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. पांडे क्लासेस पर बने रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.